सभी बच्चों को नमस्कार। आपका प्यार भरा स्वागत है इस प्यार भरी महफिल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन का। और कॉम्प्रीहेंशन परिवार का ही एक सदस्य है जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को कितनी भी बार कोशिश कर लो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बनता, इसकी कोई एक गणितीय विधि नहीं है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। आप जब इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, और वो है आप लोगों की एक प्यार भरी प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस को समझने की स्किल डेवलप करो, क्योंकि वो जो स्किल आपने एक बार मेरे साथ मिलकर डेवलप कर ली, फिर उस जैसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको खटाखट बनाते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस प्यार भरी क्लास में क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका जरूर सीखें, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई तरीका नहीं। हालांकि मैंने आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स वाली वीडियो भले ही दी हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन पूरा जीरो है और हमेशा जीरो ही रहेगा। अगर कोई भाई ये सोचता है कि सर आपकी जो आप अपने बैच में डेली शॉर्ट्स की क्लास देते हो, उस एक क्लास के आधार पर, दो क्लास के आधार पर सारा कॉम्प्रीहेंशन बन जाएगा, सर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप लोगों को जो डेली शॉर्ट्स की क्लासेस रेगुलर दी जा रही हैं, उन क्लासेस को जब आप बार बार देखोगे यू विल फील द चेंज। और उसी चीज के लिए आप लोगों को लगातार इन क्वेश्चंस को देखना है। समय बचाते हैं क्लोज टेस्ट पर, आइए महारत हासिल करते हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने हम ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहते हैं। उन्हीं के बेसिस पर मैंने आप लोगों के लिए रिसेंट न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट बनाए हैं, ताकि आप लोगों को हालचाल का पता चल जाए कि पेपर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे लिए नए लेकर आ सकता है। ये आप लोगों के लिए द हिंदू से लिया गया प्रश्न है, जो 15/11/2024 के न्यूज़पेपर से हमने लिया है। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर ट्रंप की बात कही गई है, उनकी 2024 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन से लिया गया ये मुद्दा है। विजिबली का मतलब स्पष्ट तरीके से। आगे हमारे सामने लिखा है ब्लैंक विद मिलियंस। मिलियंस का मतलब लाखों। सिक्योरिंग हिम किसके लिए यूज हुआ है? ट्रम्प के लिए। उसको सुरक्षा प्रदान करते हुए। अनदर टर्म इन ऑफिस, किस चीज के लिए? सिक्योर। यहां सुरक्षा प्रदान के लिए नहीं, यहां सिक्योर किस चीज को किया जा रहा है? उनके लिए आने वाला अगला जो भी टेन्योर उनको मिलेगा एज अ प्रेसिडेंट काम करने के लिए, उनके लिए वो समय काल पक्का कर दिया है। ठीक है। दिस आउटकम ब्लैंक बी अट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। और ये जो परिणाम निकल कर आया है इस कैंपेन का, ये बताया जा सकता है, इसको क्वालिफाई किया जा सकता है, इसकी विशेषता बताई जा सकती है टू सेवरल फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स के आधार पर, इंक्लूडिंग हिज एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, जो इनकी योग्यता है मिस्टर ट्रम्प की बनाने की, क्रिएट करने की, क्या? अ मल्टी एथनिक वर्किंग। एथनिक का मतलब कल्चर। बहुत सारी संस्कृतियों में मिलकर ये काम कर रहे हैं, बहुत सारी संस्कृतियों को मिलाकर ये काम कर रहे हैं, ये इनकी क्वालिटी है, इनकी योग्यता है। मल्टी एथनिक वर्किंग क्लास कोलिशन। कोलिशन का मतलब क्या होता है? समागम। यानी कि अलग अलग कैटेगरी के जो लोग, अलग अलग देशों के जो लोग हैं, इकट्ठे मिलकर देश के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, इनका इकट्ठा मिलना इज कॉल्ड कोलिशन। ठीक है जी। ब्लैंक प्रूव्ड सक्सेसफुल एज ही मेड स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? रास्ता, कदम ताल बढ़ाना। इन्होंने जो प्रयास किए हैं, ठीक है ना, प्रूव्ड सक्सेसफुल, और ये सक्सेसफुल भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो आगे रास्ता बनाया है, ब्लैंक लैटिनोस एंड अफ्रीकन अमेरिकन स्पेशली मैन। ठीक है ना, यहाँ पर मैन के आपस में जो भी, अब यहाँ ब्लैंक आएगा वो हमें बताएगा क्या कहना चाहता है। दिस रेजेस, और यही उठाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, किसके बारे में? द वैल्यूज एंड द प्रायोरिटीज। वैल्यूज जो नियम है, जो मूल्य है, और जो इंपॉर्टेंस है। बाबू, वैल्यूज का मतलब होता है जो भी मूल्य है। कोई भी इंसान अपने जीवन में कोई भी काम करता है, कैसे भी व्यवहार करता है, तो उसके अपने कुछ मूल्य हैं। उसे कैसे पेश आना है, क्या किसी इंसान के सामने बात कहनी है, तो उसको लेकर वो हमेशा अपने कुछ मूल्य निर्धारित करके ही चलता है। एंड प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज का मतलब इंपोर्टेंस ऑफ द अमेरिकन पीपल, एंड वेदर दे आर विलिंग टू ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना। क्या वो तैयार हैं सभी के सभी लोग उनको नजरअंदाज करने के लिए? मिस्टर ट्रंप का कंट्रोवर्सीज, जिन जिन चीजों पर वाद विवाद हुए हैं। ठीक है। ब्लैंक ऑफ हिज पॉलिसी एजेंडा। एजेंडा हम किसे कहते हैं?
एजेंडा एक प्लूरल शब्द है जो एजेंडम से बना है, और एजेंडम का मतलब होता है वो सारी लिस्ट जिन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, एक्शन लेना है। तो एजेंडा का मतलब वो सारे काम जिन पर एक्शन लिया जाना है। तो चलिए बेटा, अब हम इसका आंसर बनाना आपके साथ मिलकर शुरू करते हैं। चलिए, अब देखो, आंसर बनाने से पहले एक चीज़ हमें समझ में आई। हम अगर सारे के सारे लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो 2024 में उन्होंने जब कैंपेन किया, वर्तमान में तो वो प्रेसिडेंट बन चुके, यानी कि ये हमारे लिए पास्ट स्पेसिफिक ड्यूरेशन हो गई। तो ये हमारे सामने एग्जैक्टली सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये तो एडवर्ब है। इस सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ क्या लिखनी होगी, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में रेजोनेट आएगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। रेजोनेटिंग अपने आप में पार्टिसिपल फ्रेज नहीं चलेगा। रेजोनेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के कैंपेन की बात कर रहा है। इसी वजह से हमें क्या लिखना होगा, रेजोनेटेड। रेजोनेटेड का मतलब हमें क्या समझ में आता है, प्रभाव उत्पन्न करना। रेजोनेटेड का मतलब प्रभाव उत्पन्न करना। किस चीज का प्रभाव उत्पन्न किया गया है, जो भी कैंपेन हमारे सामने हुआ जिसकी वजह से उन्होंने सिक्योर कर लिया अपना एक और टर्म, टेन्योर, समयकाल ऑफिस में। ठीक है बेटा, आगे हमारे सामने लिखा है दिस आउटकम, और यही जो परिणाम है ब्लैंक बी एट्रीब्यूटेड। यहां ध्यान से देखिएगा, ये हमारे सामने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बी अपने आप में एक बेस फॉर्म है। तो इससे पहले आने वाले इनमें से कोई भी मॉडल एक्सरी का चुनाव किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। इसको ऐसे कहा जा सकता है टू सेवरल फैक्टर्स, कई सारे इसके फैक्टर्स हैं। सर में पॉसिबिलिटी को बता रहा है, लेकिन ये वो पॉसिबिलिटी जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है क्योंकि कई सारे फैक्टर्स की बात कही जा रही है। यहाँ कुड हम लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वो वर्तमान में उसकी सफल होने का परिणाम हमारे सामने वर्तमान में बता रहा है। ठीक है जी। सर शुड तो हम नेसेसिटी की बात करते हैं, तो सारी बातें फेल होने की वजह से हमारे सामने क्या हो गया, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो उस समय की नहीं इस समय की है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हमारे सामने एप्लीकेबिलिटी लेकर आती है। आगे हम पढ़ते हैं क्या चीज, इंक्लूडिंग हिज एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ मल्टी एथनिक, जो उनकी योग्यता है वो बना सकते हैं कई सारी कल्चर किसकी, वर्किंग क्लास की। ठीक है, और उनको आपस में कोलिशन का मतलब समागम, इकट्ठे मिलाकर वो काम करा सकते हैं। ब्लैंक प्रूव्ड, और यहां हमारे सामने क्या लिखा है, विच, दैट, इट, दिस। अब देखो सवाल को ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस कोलिशन को रिलेट किया गया है यहां पर, ठीक है ना, और यही जो कोलिशन है, समागम है, इकट्ठे मिलकर काम करने का जो एक उनका एकजुट हो गए हैं, यही प्रूव करता है सक्सेसफुल एज ही मेड स्ट्राइड्स। ठीक है ना जी। तो यहां पर इसको रिलेट करने के लिए बाबू हम दिस का यूज नहीं कर पाएंगे। दिस का क्यों यूज नहीं करेंगे, तो पॉइंट आउट करने वाला है। सर इट का हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहां दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है, रिलेट करने की कोशिश विच के साथ हम करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं विच प्रूव्ड सक्सेसफुल एज ही मेड स्ट्राइड्स। आगे क्या लिखा हुआ है स्ट्राइड्स के बाद हमारे सामने, एज ही मेड स्ट्राइड्स ब्लैंक लैटिनोज एंड अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, स्पेशली मैन, बिटवीन। आगे लिखा है हमारे सामने ओवर, इन या अमंग। अब इस लिखे हुए सवाल के अनुसार हमें क्या देखना होगा, ध्यान देखिएगा। बिटवीन हम सिर्फ दो की बात करने के लिए कहते हैं, है ना। यहां हमारे सामने क्या है, लैटिनोज एंड अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये तो अफ्रीकन अमेरिकन, यहाँ तो लगभग लगभग हमारे सामने तीन लोगों की बात हो गई है। तो बिटवीन का जो जिक्र है वो तो अपने आप में यहाँ से डिस्कशन से क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए बाहर हो जाएगा। ठीक है जी। ओवर चलेगा नहीं, इन चलेगा नहीं, तो हम सर क्या कर देंगे, अमंग चला देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे हाँ है ना। आगे लिखा है स्पेशली मैन, ठीक है। दिस रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहां से उठते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द वैल्यूज, कुछ जो मूल्य उसने अपने बनाए हैं, एंड द प्रायोरिटीज ऑफ अमेरिकन पीपल, जो अमेरिका के लोगों के अपने मूल्य हैं, अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड वेदर दे आर विलिंग टू ओवरलुक मिस्टर ट्रम्प्स कंट्रोवर्सीज, और कैसे वो मिस्टर ट्रंप की कंट्रोवर्सीज को इग्नोर करके अपने आप को किस कैटेगरी में लेकर जा सकते हैं, ब्लैंक ऑफ हिज पॉलिसी एजेंडा, पॉलिसी की तरफ वो अपने आप को लेकर चले गए हैं। सर इनटू फेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनटू एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो बताती है डिस्प्लेसमेंट या किसी चीज के रूप में परिवर्तन। जैसे आप लोग कहते हैं
ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो जो सेंटेंस लिखा है उसका रूप परिवर्तन इंग्लिश में आपने कर दिया। अरे हाँ है ना। इनटू का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन हो जाना। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। सर इन फेवर ऑफ अपनी जगह बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? किसी चीज के फेवर करते हुए। सर ये भी अपने आप में गलत है। अवेयर की कोई सेंस यहाँ है नहीं। अवेयर यहाँ तब चलता जब इससे पहले एक लिंकिंग वर्ब होती, तभी तो एक एडजेक्टिव की बात है। तो हमें यहाँ पर क्या आंसर बनाना पड़ा? इन फेवर ऑफ। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं पैसेज को, क्लोज टेस्ट को पढ़कर बनाना सीख रहे हैं आप। यहां पर कोई आपको रेडीमेड जुगाड़ नहीं बताया जा सकता। जुगाड़ इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये गणित नहीं है कि आपको मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, अब इसी तरीके को कई सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करो बन जाएगा। बाबू इंग्लिश इसीलिए मुश्किल पड़ती है क्योंकि हम हर जगह ये सोचने की कोशिश करते बस एक जुगाड़ मिल जाए, आंसर मिल जाए। सर इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो लगातार प्रैक्टिस के आधार पर आपको इंप्रूवमेंट देगी। आज आप इस क्लास को देखो, मजा आ जाए, बहुत अच्छा फील हो। कुछ समय के बाद आप इस क्लास को नहीं देखो, फिर दिमाग में क्या, आप वहीं पर आ जाते हो जहां से आपने शुरुआत की थी, यानी कि शून्य पर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों, अगले लिखे हुए पैसेज को पहले एक बार आप नजरों से निकालिए। हमने ये पैसेज आप लोगों के लिए लिया है बच्चों इंडियन एक्सप्रेस 8/11/2024 के न्यूज़पेपर से। पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दो की बात कही है, इनके रिश्तों की बात कही गई है कि इनके बीच जो रिश्ता है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच है, हैज ब्लैंक सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में, मतलब पिछले कुछ 10 वर्षों की गुना करेंगे हम, ठीक है ना, पिछले कुछ 10 वर्षों से, यानी कि हो सकता है 10 की जगह 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो। तो इनके जो रिलेशन है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के, वो अब बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गए हैं, सुधर गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। बोथ कंट्रीज शेयर कॉमन वैल्यूज सच एज डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड, अब दोनों देशों के अंदर लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, और क्या है बाबू? पहले इसका आंसर हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। यहां इस लिखे हुए हैज को अगर हम देखें तो दो संभावनाएं हैं। या तो हैज अगर आपने मेन वर्ब है तो इस हैज के बाद सीधा हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखना होगा। अगर हैज एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से है तो प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ थर्ड फॉर्म लेकर आएगा। तो बाबू इसी के हिसाब से थर्ड फॉर्म यही हो गई। तो ये डिस्कशन से सभी हमारी चॉइसेस बाहर हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, हम कैसे यकीन कर लें कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा? मैंने इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 50-55 मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और एग्जामिनेशन बनाने वाले की साइकोलॉजी को समझा। वो आपके क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा डालता है जिसमें वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की जानकारी आपकी देखना चाहता है। सो आई एम चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। यहां एंड के साथ देखो, डेमोक्रेसी पॉजिटिव, फ्रीडम पॉजिटिव, यहां भी कैसा वर्ड चाहिए जो इसका संतुलन बना सके, यानी कि पॉजिटिव। तो भाई यहां रिस्पेक्ट अपने आप में नाउन है, रिस्पेक्टेड नाउन नहीं, वर्ब या एडजेक्टिव हो सकता है। रिस्पेक्टिंग अपने आप में एडजेक्टिव हो सकता है, और रिस्पेक्ट्स पूरी तरह से नॉनसेंस हो गया। तो हमारे सामने हमें नाउन की जरूरत है, तो क्या हमारे सामने नाउन हो गया बेटा? रिस्पेक्ट हमारे सामने नाउन हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फॉर ह्यूमन राइट्स, किस चीज के लिए रिस्पेक्ट रखना है? ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है जी। आगे लिखा इन रिसेंट ईयर्स, हाल चाल मतलब अभी के हाल ही के जो वर्षों की बात अगर हम कहें, इंडो यूएस टाइज, जो इनके आपसी संबंध हैं, हैव एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड को ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए बच्चों, एक शब्द है हमारे सामने एक्सपेंड। इस एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को खर्च करना, और एक एक्सपेंड की स्पेलिंग में ए लग गया, तो इस ए का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का फैलाव होना, किसी चीज को फैलाना। अब मेरे बेटे इसी स्पेलिंग के आधार पर हैव के साथ एक्सपेंडेड, हैव हेल्पिंग, एक्सपेंडेड मीन वर्ब। अब इन्होंने इसको फैला दिया है इन वेरियस एरियाज, अलग अलग क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग ट्रेड, डिफेंस। डिफेंस को लेकर कई बच्चों के दिल में कुछ बात आ सकती है। आप कहेंगे सर हम तो डिफेंस की स्पेलिंग ये जानते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश में इसी स्पेलिंग को हम सही मानते हैं, लेकिन अमेरिकन थोड़े अलग हैं। अमेरिकन डिफेंस की स्पेलिंग ये ठीक मानते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार ये स्पेलिंग है। अब क्योंकि इंडो अमेरिकन यहां लिखा है, इसी वजह से यहां डिफेंस की स्पेलिंग ये लिखी है। फिर से पढ़ते हैं बाबू। द यूएस हैज बीन अ की पार्टनर, जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वो अपने आप में एक मुख्य पार्टनर है भारत के लिए, इन स्ट्रेंथनिंग, ताकत देने के लिए। किस चीज को?
इसकी डिफेंस को, ठीक है ना, पर्टिकुलरली थ्रू ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के द्वारा अब भारत के डिफेंस सिस्टम को ताकतवर बनाया जा रहा है। एंड स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, डायलॉग्स का मतलब वार्ता, आपस में बड़ी सही तरीके की रणनीतियों के आधार पर बातचीत चल रही है। तो सर ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है, ये और कैपेबल ये भी एडजेक्टिव है, दोनों अपने आप में बिल्कुल सिनोनिम है। समझ रहे हैं, यहां होता है किसी चीज को रखने या किसी चीज को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता, कैपेबल हो गया। पोटेंशियल का मतलब होता है एक इंसान के अंदर जो पावर है उसको पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये दोनों लगभग सिनोनिम है, लेकिन अब यहां पर समझ में आती है क्या, इट्स, ये तो एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के लिए हमें यहां क्या चीज चाहिए, नाउन। अब कैपेबिलिटीज प्लूरल हो गया, कैपेबिलिटी सिंगुलर हो गया, दोनों है परिवार से क्या, नाउन। अब आप कहोगे सर हमारे देश की अलग 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 योग्यताएं हैं, तो सर अलग अलग तरह की अगर योग्यताएं की हम बात करेंगे तो सर प्लूरल कैटेगरी का ही हम लोगों को इसके साथ नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं बेटा, इकोनॉमिकली शब्द के आधार पर, इकोनॉमिकली द यूएस इज वन ऑफ इंडियाज। अगर आर्थिक रूप से हम कहें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो भारत के कई सारे में से एक है, क्या, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज या बिग। पहले मैं आपको लार्ज और बिग के बारे में बता देता हूं। लार्ज और बिग यूं तो सामान्यतः सिनोनिम होते हैं, पर इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, लार्ज हम उसके लिए यूज करते हैं जो अपने आप में डायमेंशंस के आधार पर मेजर किया जा सकता है, और बिग की अगर हम बात करते हैं तो बिग हम उसे कहते हैं जिसका आधार डायमेंशन नहीं होता। मैंने क्या कहा, जिसका आधार डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन नहीं होता इसका मतलब जिसका आधार लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट वगैरह शब्दों के लिए यूज नहीं होता, ठीक है जी। बिग हम उसके लिए भी यूज करते हैं जो अधिकतर इमोशनल चीजें हमारे लिए होती हैं। जैसे मैंने कहा ही हैज अ बिग हाउस, उसका घर बड़ा है। अब उसका घर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि 5,000 गज में घर बनाया है। बड़ा घर होने का मतलब ये है कि उसकी भावनाएं अगर देखोगे ना तो वो अपने घर में कई सारे लोगों को स्थान दे सकता है, यहां भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर मैं लार्ज की बात कहूंगा ना तो लार्ज अपने आप में फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो। समझ रहे हैं, मैं अगर आपके सामने कहूं ओ माय गॉड दिस इज अ लार्ज हाउस, यानी कि मैं उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और भाई साहब अच्छा घर बना रखा। समझ रहे हैं। अब मैं आपको अगर ये चीज पूछूं कि आप एक बात बताओ, किसी भी इंसान का लार्ज हार्ट होना चाहिए या बिग हार्ट होना चाहिए, तो आप ये कहेंगे बिग हार्ट होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस की बात है। अब दोस्तों यहां हमें देखना है क्या कहना चाहता है, क्योंकि सवाल तो हमें बनाना है, सवाल के आधार पर ही हम कहानी को समझेंगे। इकोनॉमिकली यूएस इज वन ऑफ इंडियाज, भारत का क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर्स है। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स बिग तो आएगा नहीं, वन ऑफ के बाद हम क्या लगाने की कोशिश करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। खत्म हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो इन दोनों की लड़ाई वैसे ही बाहर हो गई है ना भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है, एंड बोथ नेशंस आर वर्किंग टूवर्ड्स एक्सपेंडिंग। देखो वही शब्द फिर से हमारे सामने आ गया है, डिफरेंस पता चल गया, फिर आप शब्द आराम से ढूंढ लेंगे बाबू। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब होता है, फर्दर मींस नेक्स्ट, मोर का मतलब और आगे, यानी कि नेक्स्ट पिछली बात से और आगे कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं। फर्दर मोर अपने आप में एक एडवर्ब होती है। बोथ कंट्रीज कोलैबोरेट, दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। COL का मतलब टुगेदर, लेबर का मतलब श्रम करना। दो लोग इकट्ठे मिलकर जब काम करते हैं उसे कोलैबोरेट कहा जाता है। ऑन ग्लोबल इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सच एज क्लाइमेट चेंज। आगे लिखा है दोनों मिलकर इकट्ठे जो विश्विक के मुद्दे हैं, मतलब जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर काम कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म को खत्म करना कैसे है, रीजनल स्टेबिलिटी कैसे आए एशिया में। रीजनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो इंसान अपने देश राज्य में है वो काम की तलाश में दूसरे देश या दूसरे राज्य में माइग्रेट कर रहे हैं, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑन सर्टेन इश्यूज, हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर हमारे भी डिफरेंसेस हैं। ग्रोविंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशंस, ब्लैंक।
एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई देता है। क्या कहेंगे आप? कहेंगे सर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ग्रोविंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सिंगुलर हमारे सामने है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब हमें चाहिएगी, आर हमारे सामने गया, वर हमारे सामने गया। अब इन दोनों में से क्या है? आप कहोगे सर सारा कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट में चल रहा है, तो सर यहां हमें इज ही लगाना पड़ेगा। तो कैसा लगा ये क्लोज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक ही कोशिश करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर नहीं, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा कैसे निकाला जाए। क्योंकि इस लेवल पर आकर जो लड़ाई हो रही है ना बाबू, वो एक एक नंबर की लड़ाई है, समझ रहे हैं? कभी उस पीडीएफ को खोलकर देखना, आपको पता चलेगा कट ऑफ से डिस्क्वालीफाई होने वाला आधा एक नंबर वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे बस आपको वहां से बचा कर निकालना है, ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर ले चलता हूं आप लोगों को। आइए बच्चों, क्लोज टेस्ट नंबर 3 देखते हैं। ये द प्रोफेट नाम की किताब लिखी है खलील जिब्रान साहब ने, इनकी पुस्तक से लिया गया है ये आप लोगों के लिए एक प्यारा सा क्लोज टेस्ट। देन तो अलमित्रा ने कहा, क्या कहा? कहा ऐसा कहते हुए। ध्यान से समझना, इसके देखो अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारे सामने मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म, ठीक है, और ये हमारे सामने क्या हो गया? आईएनजी के साथ लिखी हुई आगे की बात, ये सारा पार्टिसिपल फ्रेज है जो उसके कहने को सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपके सामने एक वाक्य कहूं, ही केम रबिंग हिज आईज, इसका मतलब वह आया, ये तो असलियत में एक्शन है, और क्या करते हुए आया? रबिंग हिज आईज, अपनी आंखों को रगड़ते हुए। आप सुबह उठते ही जब आंखों को रगड़ते हुए आ रहे तो ये क्या हो गया? ये उसके लिए पार्टिसिपल फ्रेज का काम कर रहा है, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल फ्रेज बन गया। अलमित्रा ने कहा, क्या कहते हुए? व्हाट इज दैट विच वी कॉल लव, वो क्या है जिसे हम प्यार कहते हैं? ये प्यार क्या होता है? अब आप लोगों को राज आर्यन की तलाश नहीं करनी कि मोहब्बत फिल्म में राज आर्यन बाहें खोलकर आप लोगों के सामने बताएगा एक लड़की थी दीवानी सी। नहीं नहीं नहीं, यहां इससे बाहर नहीं जाना। एंड ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया कहते हुए, क्या? लव इज नॉट लव, प्यार वो प्यार नहीं है। भाई साहब गहरा उतर रहा है ये इंसान। प्यार वो प्यार नहीं है जो ऑल्टर्स, ऑल्टर्स का मतलब चेंजेस, जो बदल जाता है जब इसको बदलने की कोई वजह मिल जाती है। वाह वाह, ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जीवन यूं ही अकेले नहीं बिताऊंगा, फिर कोई और नहीं तो कोई और सही। कई शिकारी लोग ऐसा सोचकर चलते हैं। तो भाई प्यार वो नहीं है जो बदल जाए अगर उसके पास बदलने की कोई वजह हो। नोर बैंड्स, ना ही ये झुकता है विद द रिमूवर, जो आपके प्यार को आपके जिंदगी से हटाना अगर चाहे तो आप हट जाएं, नहीं ऐसा नहीं है। ओ का मतलब संबोधित कर रहे हैं सामने वाले को, लव इज अ ब्लैंक फोर्स, ये तो एक ऐसी ताकत है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, जो समय पर आधारित नहीं होती। समय का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्थान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई ये तो सच्चे आशिकों के लिए लिख दी है इसने लाइन। जो मोहब्बत है ना दोस्त, मोहब्बत ना तो समय के अधीन होती और ना ही किसी स्थान के अधीन होती। अगर आप सच्चे प्यार करने वाले इंसान को देखोगे तो दिल्ली में भी ऐसे ही हैं, बिहार में भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाहर जाओगे टर्की, अगर आप बाहर जाओगे जर्मनी, इंग्लैंड, हर जगह प्यार करने वालों का व्यवहार एक जैसा ही होता है। कैसा होता है ये यही बताएगा, मैं नहीं बताने वाला भाई, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, लव इज आ क्या है? फ्लीटिंग, टेम्परेरी, कंस्टेंट या ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए रहे। ट्रांजिटरी और टेम्परेरी दोनों सिनोनिम है, ध्यान से देखिएगा, दोनों सिनोनिम है। तो इसका मतलब ये कटा तो ये भी कटा, दोनों दोनों में से कुछ भी लगा लो, ठीक है जी। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए रहे, ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी कट गया, सही। बचता क्या है? कांस्टेंट। जो सच्चा प्यार है ना, ये तो एक लगातार आपके दिलों में, जहन में रहने वाली ताकत है जो डिपेंड नहीं करती समय और स्थान पर। इट इज, आगे लिखा है क्या? इट इज, सॉरी गाइस यहां थे हम, है ना? इट इज द ब्लैंक ऑफ ऑल थिंग्स, ये हर एक चीज का क्या है? पावर है, ओरिजिन है, रूट है या कॉज है।
इट इज द ब्लैंक ऑफ ऑल थिंग्स, इट डज नॉट सीक टू possess, ये कभी किसी इंसान को बांध कर, अधिकार के रूप में बांध कर नहीं बैठाता। अब यहां इसका मतलब क्या है, इट इज द पावर ऑफ ऑल थिंग्स, क्या पावर हमें कहना होगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना भाई। अगर हम देखें तो ये सभी चीजों की ताकत है, हो सकती है। मैं अगर कहूं ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, सर ये गलत चला गया, गलत चला गया। हमें ये कह सकते ये हर चीज की जड़ है। अगर प्रेम का पौधा हम लगाते हैं तो धीरे धीरे जो तने से निकलकर पेड़ बनने की कोशिश करता है ना भाई, तो उस पर जितने भी फल फूल पत्तियां, उस पर जो पक्षी आके बैठेंगे, वो सभी के सभी जो है ना, वो उस प्यार के अनुसार अपने आप को बदल लेंगे, है ना। तो सर कॉज का मतलब होता है जिसकी वजह से कोई घटना घटती है, ये तो हटा भैया। तो अब हमारे सामने पावर भी नहीं कह सकते, है ना। ताकत अगर कहते तो हम किसी के सामने ताकत की आजमाइश दिखाते, अरे हाँ है ना। ताकत की कोई आजमाइश नहीं दिखाई कि ताकत किसके सामने, हम ये कहते हैं ना कि किसी बलशाली को, किसी गुस्सैल आदमी को, किसी मतलब क्रूर इंसान को झुका देता, तब पावर आती। हटाओ भैया, तो हम कहेंगे रूट। यही है वो जड़ जिससे सारी चीजों का जन्म होता है। ऑफ ऑल थिंग्स इट डज नॉट सीक टू possess, ये किसी को बांधकर अधिकार के रूप में नहीं बिठाता, बट इट ऑलवेज सीक्स टू गिव्स, ये तो हमेशा देना जानता है। अब इस देना जानता है, इस बात को आप सामान्य आशिकी की भाषा में कह सकते हैं कि प्रेम त्याग का रूप होता है। आप अपने प्रिय के लिए क्या कर सकते हैं, वो त्याग आपके मन में क्या है, सिर्फ वही आपके प्रेम की सीमा दिखाता है, ठीक है ना। राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया, राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया, इसीलिए उनको जाने दिया। अगर प्रेम नहीं किया होता और सिर्फ अधिकार स्थापित करना होता तो कृष्ण को कभी जाने नहीं देते। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। लव इज एटर्नल, एटर्नल मीन्स एवर लास्टिंग, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली एक खूबसूरत भावना है। एंड इन इट्स प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति के दौरान वी फाइंड पीस, हमें शांति मिलती है, खुशी मिलती है। एंड से पहले ये पॉजिटिव वर्ड, एंड से पहले ये पॉजिटिव वर्ड, तो बाबू ये भी हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव। अंडरस्टैंडिंग, ट्रैंक्विलिटी, सोरो या ग्रोथ। सोरो तो नेगेटिव वर्ड है, यानी कि ये तो हमारी तरफ से गया, ये तो अपने आप में डिस्कशन से बाहर हो गया, है ना। अब हमारे सामने ग्रोथ, विकास होता है। सर ये बेसिकली यहाँ पर कोई अर्थशास्त्र की बात नहीं की है कि जब प्रेम होता है तो उसमें विकास होना शुरू होता है, तो ये बात यहाँ पर जचेगी नहीं। पीस, जॉय, ये महसूस करने वाली भावनाएं हैं। और क्या होती है भाई, है जी, आप कहेंगे सर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके मन में किसी भी तरह का झगड़ा, कलेश या फिर किसी तरह का मतलब कोई दूसरा विचार ना आए। प्रेम जब जीवन में आता है तो आप हर चीज को पाकर ऐसी संतुष्टि वाली शांति पकड़ लेते हैं और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा बेहतर ट्रैंक्विलिटी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो समझ है। इट इज नॉट अबाउट, हम कहाँ थे दोस्तों, यहां थे। इट इज नॉट अबाउट द थिंग्स, ये चीजों के लिए नहीं होता प्रेम जो हम पा लेते हैं, बट थिंग्स वी। सर यहां पर अगर इसने बट का प्रयोग किया है तो इसका मतलब जो यहां कहा है उसके विपरीत बात कहेंगे। बट एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो विपरीत बातों को, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ता है। तो इस हिसाब से हमें क्या कहते हैं सर, किसी चीज को प्राप्त करना, यहां प्राप्त करना और रिसीव करना सिनोनिमस है। possess, रिसीव करना सिनोनिमस है। कीप सिनोनिमस है। तो यहां एंटोनिम पर जाएंगे तो क्या लिखना होगा, गिव। प्रेम का मतलब है किसी चीज को देना। त्याग करने की बात मैंने आपको कही थी, तो वो त्याग करना, देना, अब आप लोगों को उसका कॉन्टेक्स्ट अच्छे से समझ आ गया भाई, ठीक है भाई। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। लव इज, जो प्रेम है वो क्या करता है, लव इज द एसेंस, जरूरी है क्या, ऑफ आवर बीइंग, हमारे होने के लिए बहुत जरूरी है। अ स्टेट ऑफ, कैसी अवस्था, जॉय, फ्रीडम, कामनेस या यूनिटी। सारे शब्द आ सकते हैं यहाँ, सारे शब्द आ सकते हैं। अब जॉय का मतलब आनंद की अवस्था, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है जी। यहां आगे लिखा दैट कनेक्ट्स ऑल थिंग्स टुगेदर, जो सारी चीजों को आपस में जोड़ता है। जॉय के साथ जोड़ने का अर्थ नहीं है, फ्रीडम के साथ जोड़ने का अर्थ नहीं है। आपको एक बात बताऊं, फ्रीडम अपने आप में बहुत खतरनाक शब्द है, और फ्रीडम की वजह से हिंसा का जन्म होता है, वायलेंस का जन्म होता है। अगर पेरेंट्स आप लोगों को फ्रीडम दे दें तो आप कभी जीवन में मतलब अच्छा नहीं जी पाएंगे।
आप अपने जीवन का सत्यानाश कर पाएंगे। फ्रीडम का अगर दूसरा मीनिंग हम समझे तो वॉयलेंस है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसलिए पेरेंट्स आप लोगों को कंट्रोल रखते हैं, और वो जो कंट्रोल्ड फ्रीडम आपको मिलती है उसी वजह से आज आप एक स्टूडेंट हैं, आने वाले वक्त में एक अच्छे ऑफिसर बनकर अपने घर परिवार पेरेंट्स का सिर ऊंचा करेंगे। ठीक है, तो भाई यहां है हमारे सामने क्या, कामनेस। कामनेस का मतलब तो पीस हो गया, जॉय, शांति, ये तो लगभग सिनोनिम हो गए। आप कहेंगे सर जब इकट्ठे मिलते हैं, प्रेम होने का एहसास कब हो, जब एक नहीं दो लोगों के साथ यूनिटी जोड़ेंगे। तो ज्यादा बेहतर यहां आंसर डी फॉर दिल्ली बनता है। दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ लेट्स मूव टू क्लोजेस्ट नंबर 4। ये सीजीएल की परीक्षा से लिया गया है, 26/10/2023 की परीक्षा से लिया गया सवाल है। पहले एक बार आप इसे ध्यान से स्क्रीन को फ्रीज करके पढ़ेंगे बच्चों, फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। आई द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग जो चल रहा है, फाइट, झगड़ा, फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो चल रहा है झगड़ा, एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन समानता, लगातार जारी है, कॉन्टिन्यूज टू बी अ सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, ग्लोबल, ग्लोबल क्या, पूरे विश्व से संबंधित क्या है, ड्रिफ्ट है, फोकस है, डाइवर्जेंस है या डिस्पर्जन है। अच्छा सवाल फंसाया है भाई। हम इसका जवाब आगे देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मूवमेंट्स, आंदोलन चल रहे हैं, एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग का मतलब होता है बाबू सपोर्टिंग, जो सपोर्ट कर रहा है किस चीज को, फॉर रेशियल। रेशियल का मतलब क्या होता है बाबू, रेशियल का मतलब हमें समझ में आता है जो जातीय आधार पर बनता है, रेशियल, जेंडर एंड LGBTQ+। ठीक है भाई, अब ये तो आप लोग सब जानते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर, ठीक है ना, जिनको क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, इक्वालिटी, इन लोगों की इक्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बाबू ऊपर जो हमारे सामने देखो, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटरिंग, यानी कि इधर उधर बिखरा देना, स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आगे कॉन्टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है अलगाव, यानी कि एक जो चीज चल रही थी वो अलग अलग हिस्सों में बट गई। सर ये तो आंदोलन इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, है ना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है समथिंग दैट गोज ऑन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मोशनल है, इमोशनल नहीं, मोशनल, मोशन में मूव कर रही है। तो आप कहेंगे फोकस कर रहे हैं, एकाग्रचित्त हो रहे हैं। ड्रिफ्ट का एक और अच्छा उदाहरण है, आप बाइक, स्कूटर, गाड़ी चलाते हैं तो चलाते चलाते आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, लेकिन गाड़ी, स्कूटर, बाइक मोशन में एक आवाज निकाल के टेढ़ी मेढ़ी कहीं जाकर रुकती है, ड्रिफ्ट है। एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, और यही चीज संबोधित कर रही है किस चीज को, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब सही ढंग से, है ना, जो सिस्टम के अनुसार भेदभाव बताए, एंड इनजस्टिस, किसको बताए, अन्याय को बताए। ठीक है, आगे लिखा है हैव ब्लैंक मोमेंटम इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में इसने, अब बाबू इस हैव के साथ थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है ना, हाल ही के वर्षों में इसने मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जिसके अंदर कुछ हलचल हो रही है उसको क्या कर दिया, भड़का दिया। सर भड़काने की बात यहां चल जाएगी लेकिन नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहां पर आप अपनी बात को उठा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों के सामने संबोधित करते हुए अपनी बात रख रहे हैं। स्कैटर्ड का मतलब तो बिखेर दिया है, प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध करा दिया। आप कहेंगे मोमेंटम को तो गेन किया जाता है, मोमेंटम को तो गेन किया जाता है। आपने जब ट्रेन में सफर किया है तो ट्रेन चलने से पहले एक झटका मारती है, दैट इज कॉल्ड जर्क। उसके बाद धीरे 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 ट्रेन के अंदर मोमेंटम आता है, गॉट इट, हाँ है ना। तो गेन किया जाता है मोमेंटम को। आगे पढ़ते हैं। रिसेंट ईयर्स, पीपल आर, लोग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस चीज को पहचान रहे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग, यानी कि जिसको आप ब्रेक कर दें ढांचे को, कौन से, जो समाज के ढांचे उनको ब्रेक करने के लिए अब लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि इनको अब अलग करना होगा, इन टुकड़ों को, मतलब इन जो सिस्टम्स को है इनको टुकड़ों में बांट के अलग करना पड़ेगा। दैट ब्लैंक इनइक्वालिटी एंड फोस्टरिंग, फोस्टरिंग का मतलब प्रोवाइडिंग इंक्लूसिविटी, इनको शामिल करना होगा हर एक पहलू में जो हमारे समाज के हैं। यानी कि जो लोग इन चीजों को लेकर बात कर रहे हैं इनको अलग अलग जो सोसाइटी के हिस्सों को बांटकर हर कहीं सोसाइटी में इनको इंक्लूसिविटी का मतलब शामिल करना होगा।
ठीक है जी। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें इसको शामिल करना। सीज का मतलब तो रोकना है, रिफ्रैक्ट का मतलब जिसकी वजह से डाइवर्जेंट हो जाए चीजें, टर्मिनेट खत्म करना नहीं साहब, आप कहेंगे परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलराइज करना, किसी भी चीज को क्या है कंटिन्यू कर देना। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, इस ढांचे को तो डिसमेंटल करना है, तोड़ना है, और कंटिन्यू करना है क्या, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को, है ना, कि भाई इनको ना अलग अलग तरीके से पहले टुकड़ों में बांटकर, और फिर हमें प्रोवाइड करनी होगी क्या, इंक्लूसिविटी सभी की सभी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में। कॉल्स फॉर, कॉल्स फॉर का मतलब होता है नीड। कॉल्स फॉर का मतलब क्या है, आवश्यकता है किसकी, न्याय की। रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव स्पार्क्ड, अब आज के समय में लोगों के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज की एक आग लगी है भाई। स्पार्क का मतलब इच्छा जाग गई है, उनके अंदर एक अग्नि जल गई है, चिंगारी भड़क गई है। कॉन्वर्सेशंस एंड इनिशिएटिव्स, बात करते हैं अब लोग इसके बारे में, और शुरुआत करते हैं जिनका इशारा, जिनका निशाना किस पर है, क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड बनाने जहां सभी को फायदा मिले। इट इज क्रूशियल टू, क्या लिखा है, इन मीनिंगफुल डायलॉग, और अब बहुत जरूरी है कि मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए जिसका एक सही अर्थ निकल कर आए। चैलेंज बायसेस, और चैलेंज करें मतलब उस चीज को हम चैलेंज करें जहां भेदभाव होता है। एंड एक्टिवली प्रोमोट डाइवर्सिटी, और एक्टिवली प्रोमोट हमें करनी होगी डाइवर्सिटी, कि ये विभिन्न है, ये अलग है, इस चीज को प्रोमोट करना, लोगों को बताना होगा। एंड टू बिल्ड अ सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, हर किसी के समान अधिकार उनको मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। अब यहां हमें है इट इज क्रूशियल टू, ये बहुत जरूरी है, एंगेज करना। एंगेज करना इसका मतलब क्या हो गया, शामिल करना, इन ग्रुप के लोगों को शामिल करना, ये हो सकता आंसर है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है, कोइंसाइड करना, एक के ऊपर एक टिका देना। सर यहां पर नहीं, हम दूसरे लोगों के अधिकार पर इन लोगों के अधिकार को टिका दें, ये ठीक नहीं है। इवोल्व का मतलब क्या होता है, विकसित होना। सर यहां कुछ और विकसित होने की बात नहीं कही है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो क्लियरली आपके सामने स्टेट कर दे, व्याख्या कर दे, प्रकट कर दे, तो ये भी बात हमारे सामने नहीं की है। अब हमें जरूरी है कि हम बिना किसी भेदभाव को इनको एंगेज करें बातचीत में, और इनके चैलेंज करें जिनकी वजह से भेदभाव है उनको खत्म किया जाए, ताकि हम प्रमोट कर सके इस डाइवर्सिटी को, और एक ऐसी सोसाइटी बना सके जहां सभी को समान अधिकार और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। आइए दोस्तों, पैसेज नंबर 5, क्लोसेस्ट नंबर 5, ये सीजीएल मेंस की परीक्षा 3/3/2023 की परीक्षा से आपके लिए सवाल उठाया गया है। बनाइएगा पहले सवाल को पढ़कर आप लोग ध्यान से। द इफेक्ट्स, प्रभाव ऑफ प्लास्टिक बैग्स, किस चीज का प्रभाव, प्लास्टिक बैग्स का प्रभाव किस चीज पर, इन्वायरमेंट पर, आर रियली ब्लैंक डिवेस्टेटिंग। डिवेस्टेटिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, खत्म कर दे। प्लास्टिक बैग्स का प्रभाव पर्यावरण पर बहुत बड़े लेवल पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, खत्म कर देने वाला है। तो वेगली का मतलब होता है इन अ वेग, अनक्लियर मैनर, हरे स्पष्ट दिखाई दे रहा है भाई साहब, प्लास्टिक बैग से सत्यानाश होया पड़ा दुनिया का। रैंडमली का मतलब किसी को भी नहीं सर, आप कहेंगे सेल्डम, न के बराबर, सर ये तो पूरी तरह गलत है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब पूर्ण रूप से, टोटली। क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी कि टोटली, पूर्ण रूप से इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। सॉरी, यहां से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं अब। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम, इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है ना, ठीक है, इन लोगों के साथ नहीं मतलब, सॉरी हमने अधूरा पढ़ा, पूरा पढ़ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रियली क्वाइट डिवेस्टेटिंग, पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि देर इज नो डिस्पोजल मेथड, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम प्लास्टिक को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर सके, उसको हम कचरे में उठा के फेंक देते हैं, तरीका सही नहीं है। दैट विल रियली हेल्प एलिमिनेट, जिसके जरिए हम पूरी तरह खत्म कर दें प्रॉब्लम को। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम, जो एलिमिनेट करने वाले लोग हैं, इज दैट, क्या है, वंस दे हैव बीन, सर यहां माफ कीजिएगा, देम प्लास्टिक बैग्स के लिए यूज हुआ है, एक बार अगर आप इनको यूज कर लें, हैव बीन डिसइंफेक्टेड, सोइल्ड, मोल्डेड या रिसाइकिल्ड। अगर हम यहां कहते हैं क्या, डिसइंफेक्टेड, सर जिसका इन्फेक्शन खत्म कर दिया जाए, इन्फेक्ट खत्म कर दिया जाए, जिसको रिसाइकिल किया जाए, नहीं,
मोल्डेड का मतलब रूप बदल देना, आप कहेंगे सॉइल्ड। सॉइल्ड का मतलब गंदा हो जाए। अगर एक बार प्लास्टिक बैग सोइल्ड है, गंदा हो जाए, दे एंड अप इन द ट्रेश, ठोक उठा के सीधा इनको कचरे में फेंक दिया जाता है। उसके बाद एंड्स अप इन द लैंडफिल, उसके बाद कचरे वाले उठा के भाई उसको ऐसी जगह फेंक देते हैं जो जमीन में दफन हो जाता है और इज बर्नेड, या उसको जला दिया जाता है। द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए, दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग, जो एक औसतन प्लास्टिक बैग को टू ब्रेक, मतलब और टुकड़ों में बंटने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। टू ब्रेक का मतलब यहां बेसिकली क्या है, डीकम्पोज होने की बात कही गई है। डीकम्पोज का मतलब होता है कि इसकी खाद बन जाए, मिट्टी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, या फिर ये वापस रिसाइकिल हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, ठीक है ना। इसको बहुत समय चाहिएगा टू ब्रेक। आगे क्या लिखा है, ब्लैंक कैन बी लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और अगर आप इसे शब्दों में बताएं तो सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। तो ब्रेक के साथ थ्रू नहीं लगाएंगे, आउट नहीं, ब्रेकआउट का मतलब तो फैलना होता है, आप कहेंगे सर ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल, पूरी दुनिया में प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बाबू यहां से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। द प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन, दम घुटता है। प्लास्टिक बैग अक्सर जानवर खा लेते हैं, उनका दम घुट जाता है, मर जाते हैं। डेथ्स ऑफ वुडलैंड, जो जंगली जानवर हैं उन सभी के, जो जंगल में रहते हैं उन जानवरों के साथ भी, एज वेल एज क्या है, सोइल न्यूट्रिएंट्स। इसी के साथ साथ किसका, जो सोइल में रहने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, जो छोटे छोटे वोम्स हैं, वो भी मर जाते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, ठीक है ना, कन्वर्टिंग, सोइल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्या ये बात यहाँ कही गई है, नहीं सर ऐसा नहीं है। डिमांडिंग का मतलब होता है किसी चीज की मांग रखते हुए। अब यहाँ हमारे सामने क्या लिखा है, अकम्युलेटिंग। अकम्युलेटिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे होते हैं बेटा, इकट्ठा कर रहे हैं। अरे हाँ है ना, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल गलत है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ सोइल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, ये इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉकिंग, ब्लॉक कर देता है। इनहिबिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सोइल न्यूट्रिएंट्स को ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से लैंड लिटर, जो जमीन के अंदर पड़ा कचरा है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हैज द पोटेंशियल, इसके अंदर पावर होती है, पोटेंशियल मींस पावर होती है, टू किल ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ये किसी भी प्राणी को, एक को, दूसरे को, कईयों को मार सकता है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट वन बैग हैज द पोटेंशियल, माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि एक बैग इतना पावरफुल होता है, टू इनएडवर्टेंटली, इसका मतलब होता है अनक्लियरली, जो क्लियर नहीं होता है। एक एनिमल को तो पर एवरी 3 मंथ्स मार ही देता है ड्यू टू अनइंटेंशनल, बट भाई इस लिखे हुए शब्द का अगर आप कहोगे तो सिनोनिम अनइंटेंशनल कह दोगे। डाइजेशन और इनहेलेशन, या तो इसको नाक के जरिए कोई सूंघ लेता है या फिर कोई इसको खा लेता है जानवर, तो हर 3 महीने में एक जानवर इसकी वजह से मरता है। देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक बैग्स एंड द सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव कंटिन्यूस, और ऐसे विकल्प हमें ढूंढने चाहिए, ऐसे विकल्प की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सामने यहाँ पर आंसर बन जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में आप लोगों के साथ मिलते हैं। मस्त रहिएगा, क्लास को दोबारा देखिएगा, पीडीएफ को दोबारा सोल्व कीजिएगा। मेरी कोशिश है क्वेश्चन को पढ़ने सिखाने की स्किल पर, ना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता देना, वहां आप कहीं कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ने का कॉन्फिडेंस कैसे आए, ये इस क्लास का पहला टारगेट है। मिलते हैं अगली क्लास में।